मतलब बहुत सारे सरप्राइज हो जाएंगे अगर मैं बता दूंगा। एक सरप्राइज। देखिए अभी हमारा एक बहुत अच्छा हम संजय कम्युनिटी हॉल है उसके बराबर में एक तालाब है जिसको हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर बनाया है और बहुत ही शानदार उसको बनाया गया है कि अगर वहाँ जाके लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उनको ये अगर वो दिखाते हैं तो किसी को ये यकीन नहीं होता कि ये बरेली में है। ओके। तो बहुत जल्दी 2024 में ये एक सौगात बरेली को मिलने जा रही है। Namaste, Jai Hind, and welcome to the LIT podcast. I'm your host, Achal Jindal, a mother, a wife, a daughter, and an entrepreneur. My goal is to give you a motivational push to achieve your dreams without fear. हम सभी अविश्वसनीय चीज़ें हासिल करने, नई ऊंचाइयों तक पहुंचने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कल्पना करते हैं। सपने देखना आसान है, इट्स लाइक अ मेंटल वेकेशन जहां एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर उन सपनों को हकीकत में बदलना इज़ अ होल डिफरेंट गेम। इट्स लाइक सोफे पर बैठकर माउंट एवरेस्ट चढ़ने के सपने देखना एंड देन एहसास करना, ओ वेट, एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सपने ना उस जीवन का रोड मैप होना चाहिए जो आप चाहते हैं। आप गाड़ी चलाए बिना या मोड़ लिए बिना या बाधाओं को पार किए बिना अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। So in today's conversation, we have one such successful leader who is currently a chancellor of renowned university and a serving mayor of Bareilly city. He sets the goal, he makes the plan, and he takes a consistent step towards what he wants. He learned, he failed, but he picked himself up and he succeeded. He is none other than Dr. Umesh Gautam. And आज हम उनसे बात करेंगे कि एक लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी को रन करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, एंड बीइंग अ मेयर ऑफ बरेली उनका बरेली को लेके क्या विजन है। Thank you so much for your valuable time, sir. How are you? I am fantastic and it's lovely talking to you. Thank you so much. Sir, सदियों से बच्चों के ऊपर अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है एंड आई थिंक इट्स ट्रू बिकॉज अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा विच इम्पैक्ट्स देयर करियर। बट डू यू अग्री कि अच्छे मार्क्स लाना ही बच्चे का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? क्या मार्क्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे का सक्सेस रेट क्या होगा लाइफ में? मुझे लगता है कि मार्क्स आने चाहिए, वो बात तो अच्छी है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, पर अच्छे मार्क्स ही एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब तक मैंने जितने लोगों के बारे में जाना है जो अपनी लाइफ में बहुत सफल हुए हैं, उनको मैंने जितना भी पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगा है कि उनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा बुकवॉर्म नहीं रहा। कोई हमेशा किताबी कीड़ा नहीं रहा कि उसने बहुत 99% या 100% मार्क्स लाए हों, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनकी जो थी, जो कोरिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो ऐसी थी कि शायद उसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हम लोग खाली बच्चों को बुकवॉर्म ही ना बना दें, उनको खेलने का आदी भी डालें, उनको हर चीज़ क्वेश्चन आंसर्स भी उनको होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको लग रहा है कि बच्चा तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, पर उससे पूछ लोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है, वो उसी में गोल हो जाए कि अरे पिछली बार तो कौन था, अब कौन था, मैं थोड़ा ये सब देख रहा हूँ, मेरे काम का नहीं है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। I remember a very beautiful line which says the world economy no longer pays you for what you know because Google knows everything. Everything, that's the right. world economy pays you for what you can do with what you know. Right. Okay. So बट यू नो अनजाने में आजकल पेरेंट्स बच्चों पे काफ़ी प्रेशर डालते हैं कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स में भी टॉप करे। सो डू यू थिंक प्रेशराइजिंग किड्स कैन मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर? नो, आई डोंट बिलीव इट। क्योंकि प्रेशर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से भावना होनी चाहिए। मैंने ये भी देखा है कि जैसे अगर डॉक्टर हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बच्चा भी डॉक्टर ही बने, चाहे वो आर्ट में अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेशर किया जाता है कि वो अगर डॉक्टर बन भी जाता है तो इस लायक नहीं होता कि बहुत अच्छा सा एज ए प्रोफेशन, एज ए डॉक्टर प्रोफेशन वो परफॉर्म कर पाए, झेल भी पाए। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन सिंगर बन गए हैं क्योंकि उनको डॉक्टर बनना नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंजीनियरिंग कर ली
लेकिन वो इंजीनियर नहीं है। सेम विथ मी। हाँ, तो क्योंकि आपकी पैशन आपका कुछ और होता है, लेकिन या तो पीयर प्रेशर होता है फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, उस प्रेशर में हम कुछ और कर जाते हैं जो हम होते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से हमें पैशन की तरफ जाने देना चाहिए। और आजकल तो बड़ा फेमस हो गया है कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं आजकल बच्चों का, कि भाई जिधर उनका फोकस है, जिधर उनका ज़्यादा मन है, तो वही कराएं। So today, being a mayor of Bareilly and a chancellor of renowned university, people see you as a successful leader. Yes. So what takes to be a leader? देखिए, लीडर मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं जब लीडर्स को देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं। मतलब भाई, जैसे अगर बरेली की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ऐसे ही लगता था हम बहुत छोटे शहर में रहते हैं, लोग काम क्यों नहीं करते हैं। लीडर पब्लिक चुनती है, ये सोच के चुनती है कि वो काम करेंगे। तो ये मेरे को स्ट्राइक करता रहता कि कभी अगर भगवान ने मौका दिया या ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आए और मैं लीडर बना तो काम ज़रूर करूँगा। तो हो गया, लीडर भी बन गया और काम करने का मौका भी मिल गया। तो मेरे अंदर एक बस वही आदत है कि अगर कुछ काम करना है तो अच्छे से होना चाहिए, और अब बरेली का एक बच्चा बता सकता है कि काम कैसा हो रहा है। तो आई थिंक वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, वो आपको बहुत अच्छे से और पूरा दिल लगा के करना चाहिए, पैशन के साथ करना चाहिए। पैशन है तो लाइफ है, वरना सिर्फ आप जी रहे हैं और ये नहीं पता क्यों जी रहे हैं। Correct. But I'm little curious, you being a successful educationist with no political background, what motivated you to enter politics? देखिए, एक्चुअली इट्स नॉट मोटिवेटेड, इट वाज ए चांस। क्योंकि यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हुए हमारे साथ जो यहाँ के पूर्व मेयर रहे, उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटी के बराबर में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा दिया, और दूसरी तरफ दूसरा कॉलेज था। अब दो कॉलेजों के बीच में इस तरह का प्लांट, सिर्फ इसलिए कि हमने उनको कुछ पैसा नहीं दिया। तो ये बहुत मुझे स्ट्राइक किया कि ये तो बहुत ही मतलब ज़्यादती जिसे कहते हैं, कि ये तो जाती हो रही है और ये मेरे साथ हो रही है, कल को किसी के साथ भी हो सकती है। तो कोई तो स्टैंड लेगा, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। तो लोगों को लगता था कि पता नहीं तहस नहस हो जाएगा और इसके ऐसी पंगा ले लिया है किसी से, और नेताओं से पंगा लेना इट्स नॉट ईजी। हमने कहा लेकिन कोई बात नहीं, ले लिया है तो ले लिया है, क्योंकि कोर्ट है, सारे कोर्ट हैं, और कोर्ट से हमें सफलता भी मिली। और फिर उन्हीं मेयर साहब को मैंने चुनाव में दोनों बार हराया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सच्चाई के साथ और दिल के साथ काम कर रहे हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है, और यही एक वजह रही थी जिसने मुझे पॉलिटिक्स में एंटर करा दिया। ओके, नाउ कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ, आई गॉट टू नो कि एक टाइम था जब आप सिर्फ एक कॉफ़ी का लंच करते थे। क्या कहानी थी इसके पीछे? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं जब जॉब करता था तो हर आदमी जब जॉब करता है ना, जो आदमी, वो हर चीज़ का एक फ़िक्स अमाउंट सोचता है कि मुझे ब्रेकफास्ट पे इतना खर्च करना है या लंच पे, क्योंकि आप घर से बाहर हैं तो लंच पे इतना स्पेंड करेंगे, डिनर पे इतना करेंगे, या रेंट इतना देंगे, ट्रैवल पे कितना खर्चा करेंगे, एक बजट बनाता है आदमी। तो उसी तरह मेरा भी बजट था 100 रुपीज़ फॉर ए लंच। ओके। तो अब 100 में, लेकिन इच्छाएं तो बड़ी थी, मन भी करता था कि कुछ अच्छा और बड़ा हो। तो नए होटल खुले थे दिल्ली में, मेरिडियन होटल था। ओके। तो मुझे लगता था कि वहाँ जो है जाके बैठा जाए, अगर मेरे पास 1 घंटे का समय है लंच का, तो मैं अच्छी जगह जाके बैठूं। मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं दोस्तों में जाके और मैं खाली किसी ठेले पे खड़ा हो जाऊं या किसी रेस्टोरेंट में उनके साथ गप्पे मार रहा हूं। मेरा मन ये था कि सक्सेसफुल लोगों से थोड़ा अगर मिला जाए, थोड़ा सा बड़े लोगों से मिला जाए, तो आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। जैसी संगत में रहेंगे वैसे बन जाएंगे। तो ये सोच के मैं मेरिडियन पहुँच गया। वहाँ जब मैंने वो मेनू देखा तो उसमें तो उस समय टैक्स वैक्स मिला के जो कॉफ़ी का रेट था वही 88 रुपीज़ का था। ओके। तो 100 रुपये अपने बराबर हो गए, लेकिन फिर वही मेरा लंच हो गया। तो मैं मतलब वहाँ कॉफ़ी पीता था एक अपने लंच के पैसों से। तो दैट वाज द स्टोरी। बट मैंने वहाँ से बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने बहुत लोगों से सीखा वहाँ बहुत कुछ। काफ़ी अच्छे लोगों वहाँ डिस्कशंस होते थे, कई बार पॉलिटिकल भी हो रहे होते थे या बिज़नेस के तो अक्सर ही होते थे। तो मैं बस थोड़ा बातें कर लेता था लोगों से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो दैट लंच, कॉफ़ी लंच बेसिकली,
given me lot of learning. सो यू बिलीव कि जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे एक्शंस होंगे, वही हमारा लाइफ बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसी संगत होगी वैसा ही आपका व्यवहार भी हो जाएगा और आप वैसे ही हो जाएंगे। आप लोगों को उठा के देखिए, लोगों के बारे में जान के देखिए कि लोग कैसे हैं, किस तरह का व्यवहार है, कैसा, मतलब जो लोग लड़ाके वाले लोग होते हैं, अगर उनके साथ आप बैठेंगे आप भी लड़ने लग जाएंगे। आप प्यार करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे आप भी प्यार करने लग जाएंगे। तो जिस तरह की संगत होगी आप वैसे बन जाएंगे। इसमें मैं तो पूरी तरह से बिलीव करता हूँ, क्योंकि आप कोई अलग नहीं हैं, आप भी इंसान ही हैं। तो आपकी जो कंपनी है वो मैटर्स करती है। वही एक चाइनीज़ फिलोसफर है लाओ त्ज़ू, उनका कहना है कि हमें अपने विचारों को लेके सावधान रहना चाहिए। जैसे हमारे विचार वैसे हमारे एक्शंस, जैसे हमारे एक्शंस वैसी हमारी आदतें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके विचार संतुलित हों और अच्छे होने चाहिए। सो आपकी और सोनल मैम की एक बहुत दिलचस्प स्टोरी है। सो कैसे मिले आप सोनल मैम से? देखिए, मेरे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे कि मुझे शादी करनी थी बहुत जल्दी। ओके। और आई वॉज 20 ईयर ओल्ड। 20 ईयर्स ओल्ड। 20 साल का लड़का कोई शादी के बारे में सोचता ही नहीं है। ट्रू। और मेरे साथ कुछ ऐसा था कि मुझे शादी करनी है। तो जैसे घरों में होता है कि बिकॉज़ मेरे पास तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं तो फ़ोटो दिखाते हैं आपको कि भाई ये देख लो, ये देख लो। तो अजीब से फ़ोटो आते ही हैं अब शादी के लिए। तो मुझे लगता था कि यार ये तो मेरे बस का नहीं है ऐसे शादी करना। चलो, एक तो मैं तैयार हो गया हूँ शादी करने के लिए, लेकिन कम से कम लड़की तो अच्छी हो, सुंदर हो। तो मुझसे पूछते थे इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है। बड़ा ही मुश्किल हो जाता था जवाब देना। तो एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठा था, मेरी बड़ी सिस्टर हैं, गाज़ियाबाद में रहती हैं। तो मैं सिस्टर से अपनी कह रहा था कि यार बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा भाई तू पसंद कर ले, कोई लड़की ऐसी हो तो मुझे देख के बता दे कि कैसी लड़की शादी करना चाहता है। तो सोनल जो अब मेरी वाइफ है, वो सामने ही ग्राउंड था मेरी सिस्टर के घर के, उसमें खेल रही थी फुटबॉल। ओके। तो मुझे लगा कि यार ये लड़की तो मुझे अच्छी लग रही है। मैंने कहा यार इस ऐसी लड़की हो तो मैं शादी कर सकता हूँ। तो मेरी सिस्टर ने मजाक में ही कहा कि तू जा तो इसी से कर ले, मैं करा दूंगी शादी। जा तुझसे बात कर ले, अगर वो तैयार है तो मैं करा दूंगी। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उठा और मैं जाके सोनल के सामने खड़ा हो गया। एकदम रैंडम जाके खड़ा हो गया, रोक लिया मैंने उसको बीच में। तो वो तो सकपका गई कि क्या बात है। मैंने कहा जी मुझे शादी करनी है आपसे। तो शी वॉज इन क्लास 10th। ओके। तो शादी करनी है, उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो शी सेड कि अगर शादी करनी है तो मेरे घर जाके बात कर लो। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। आप घर पहुंच गए? और मैं घर पहुंच गया अगले दिन, और बस फिर शादी हो गई। तो दैट वाज ए स्टोरी कि मतलब लोग सोचते हैं कि पहले बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर प्रपोज करेंगे, फिर विचार देखेंगे कि आपस में मिल रहे हैं, कुछ नहीं, सीधा ही शादी, कुछ और था ही नहीं बीच में। ओके सर, आपकी पर्सनालिटी काफ़ी कूल है एंड आप यूथ को भी बहुत अच्छे से समझते हो। बट बीइंग एन अथॉरिटेरियन एंड ऑल्सो अ फादर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने बच्चों पे अपने रूल्स इन्फोर्स किए हो, नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं तो ऐसे है? नहीं, देखिए मैं रूल फोर्स करने में बहुत बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आपने मुझे एज एन पॉलिटिकल भी देखा होगा, जैसे यहाँ कुतुब खाने का पुल बन रहा है, तो पुल बनने से पहले व्यापारियों से मैंने बहुत बार बात की। मैं गुलाब के फूल लेके गया, मैंने उनसे बहुत कहा कि भाई अतिक्रमण हटा लो वरना कुछ और करना पड़ेगा, ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है। तो बहुत बार मैं गया, नहीं माने वो, तो फिर मैंने कहा ऑप्शन नहीं है, फिर मुझे पुल बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से अगर बच्चों की बात करता हूँ मैं, तो मैं उनको ज़रूर बताता हूँ। अगर मेरी कोई एडवाइस होती है, मुझे लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं, तो मैं उनको प्लस और माइनस दोनों चीज़ कहता हूँ कि जानो, और उसके बाद डिसीजन इज योर्स। करना क्या है आप करो, क्योंकि आप किसी को भी फोर्सफुली मुझे नहीं लगता कि रोकना चाहिए। तो मैंने कभी अपने बच्चों को ऐसे रोका नहीं है। मैंने उनको कहा है कि जो भी करना चाहते हो वो करो। इफ़ यू नीड एडवाइस, हम वहाँ बैठे हैं, हम आपको बताएंगे कि भाई क्या हमारे हिसाब से क्या चीज़ हमें लगती है। पर मैंने कभी बच्चों को रोका कभी नहीं। ऐसा होता है ना सर कि हमें नहीं पसंद जो बच्चे कर रहे हैं। हाँ होता है, आज की जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? देखिए ऐसी सिचुएशन में मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि देखिए जब यंग जो आजकल की जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, तो उनको हर तरह की कंपनी मिलती है, हर तरह के लोग होते हैं।
जैसे कोई ड्रिंक करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा भी कर रहा होता है, उसका काम ही वही है कि वो रात को अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है तो सुबह तक उठेगा नहीं, ऑफिस जाएगा नहीं। तो अब मैं उनको ये समझाता हूँ कि देखिए, अगर कोई आपका दोस्त है, वो उसने खूब ड्रिंक किया रात को, क्या वो सुबह ऑफिस जाता है? यंग बच्चे हैं, पहली बात तो उनके जो दोस्त हैं वो जाते ही नहीं अभी ऑफिस, अभी दे हैव नॉट स्टार्टेड वर्किंग। और अगर किसी ने काम किया भी है तो बहुत मुश्किल है, वही लड़के काम पे जाते हैं या जो भी गर्ल्स हैं वो भी वही जो रात को कोई इस तरह के इन्वॉल्वमेंट में नहीं है, वो बिल्कुल सुबह अपने ऑफिस जाते हैं। तो अगर आप उनको बताते हैं तो उनको समझ में आता है कि हाँ ये बात सही है, तो अपने आप ही उस कंपनी से फिर थोड़ा सा You just give them the advice, लेना ना लेना वो आपके ऊपर। और मैं उनको ये बताता हूँ हमेशा कि सक्सेसफुल आदमी के साथ समय स्पेंड करो, कोशिश करो जो सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है आप उसको पकड़ लोगे तो आप भी ऊपर चढ़ जाओगे, लेकिन कोई खुद ही नीचे गिरा पड़ा है, आप उसके साथ ही चल रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? सही बात है, आप भी नीचे जाओगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम थोड़े से इन विचारों के हिसाब से चले और यही सलाह दें तो सफलता तो मिल ही जाएगी। Now, since your child Parth is into business at a very young age, so for every fathers watching this, what are those 3 signs that a father can look into their child and say कि अब मेरा बच्चा business करने के लिए ready है? देखिए, कोई भी पेरेंट हो जो खासतौर से बिजनेस फैमिलीज़ हैं, ट्रांसफरिंग दी अथॉरिटी इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। Agreed. कोई भी पेरेंट आसानी से बच्चे को इंडिविजुअल जो राइट्स हैं ना उसके, वो नहीं देता है। बिजनेस फैमिलीज़ में मैंने बहुत देखा है कि कंट्रोल वो अपने पास ही रखता है, वो उसको कंट्रोल नहीं देना चाहता। ये तो कहते हैं ठीक है भाई, तुम्हारा इतना फिक्स तुम्हें सैलरी मिल जाएगी या इतना जेब खर्चा मिल जाएगा, पर बाकी क्या है वो बच्चे को 99% उनको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ माई वर्थ या व्हाट इज़ माई फैमिलीज़ वर्थ, वो पता ही नहीं होता। जब आप उनको कुछ बताओगे ही नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं दोगे, तो वो किस तरह से डिसीजन ले पाएंगे? और जो डिसीजन नहीं ले सकता वो सफल नहीं हो सकता। तो जब मैंने पार्थ को किया तो उनको समर इंटर्नशिप करनी थी, तो मैंने कहा कहीं और जाके करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे करो, बिजनेस देखो, और जो हम लोग प्रैक्टिकल सिखा पाएंगे शायद समर ट्रेनिंग में दूसरे लोग नहीं उतना सिखा सकते। तो उसको इंटरेस्ट आने लग गया। फिर आई हैव गिवन हिम ऑल अथॉरिटीज़। अगर मैं कोई काम दे रहा हूँ तो फिर डिसीजन आप ही का है कि आप जो भी करोगे अपना बजट बनाइए, टेक अप्रूवल फ्रॉम मी कि आप बजट का अप्रूवल है या फिर डू इट वॉट एवर यू वांट, डू इट। तो ही स्टार्टेड। और इतनी यंग एज में, मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि 20 ईयर्स का जो लड़का है वो यूनिवर्सिटी में लिंक्डइन का टाई अप कर लाया, फिर जो है मतलब टेडेक्स कर दिया, मतलब इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ या कॉलेज नहीं कर सकते। नेक की रैंकिंग के लिए उसके लिए हम लोग जिस तरह से रैंकिंग में गए हैं, तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो अप्लाई कर दिया। मतलब मिनिमम गैप है 1 ईयर्स के बाद, लेकिन आपको तैयारी करने में समय लगता है। उसने कहा नहीं, मैं तैयारी कर लूँगा, लेकिन मुझे 1 साल में ही रीअप्लाई करना है, मुझे इन्वर्टिस को अब दूसरी हाइट पे ले जाना है। तो इन्जॉय करने लग गया, क्योंकि जब अथॉरिटी मिल गई तो आप भी है साथ में। तो मुझे लगता है कि एक तो नंबर 1 अथॉरिटी वो देनी चाहिए। अगर उसमें आप अपना दखलंदाजी रखोगे तो वो सफलता कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। उनको दूसरा, उनको हैप्पीनेस, खुशी के साथ काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती, जैसे बच्चा है आपके शोरूम है, बच्चा तो नहीं बैठना चाहता शोरूम में, और आप उसे ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं बैठेगा, कैसे नहीं, तेरा बाप बैठा है तू भी बैठेगा, तो हो सकता है वो हैप्पी ना हो, और ज़बरदस्ती काम कर रहा है तो वो काम नहीं कर सकता, दिल तो लगेगा नहीं जी। तो सेकंड है हैप्पीनेस, मतलब इफ़ यू आर वर्किंग, खुशी के साथ करो, उसको वो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। मतलब आपका बैठने का अगर कुर्सी अच्छी चाहते हो आप, तो जैसी चाहते हो वैसी लो, ऑफिस अच्छा चाहिए तो वैसा बनाओ, जैसा मतलब उसको इन्वायरमेंट दो कि ही और शी शुड वर्क विद हैप्पीनेस, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा है। और तीसरा, जब आप अथॉरिटी भी दे देते हो, हैप्पीनेस भी दे देते हो, तो सिंसियरिटी वैसे अपने आप आ जाती है। तो मुझे लगता है कि सिंसियरिटी भी, जब अथॉरिटी के साथ आप काम करते हो तो सिंसियरिटी वैसे ऑटोमेटिकली इट कम्स, वो आती है तो काम अच्छे हो जाते हैं। तो दीज 3 थिंग्स आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन।
अगर इसको लेके हम करते हैं तो सभी बच्चे, क्योंकि मैं इट्स नॉट इवन माय चाइल्ड, सभी बच्चों के लिए है कि सभी के जो व्यापारिक खासतौर से फैमिलीज़ हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से वो जल्दी सफलता पा लेंगे। Now let's talk about education inverters. What makes a university great? I'll tell you why I'm asking you. See, IITs, JNUs, IIMs, they're India's top-notch universities. हर बच्चा उसमें एडमिशन चाहता है, पर which is not possible. So बच्चे ढूंढते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. Now what should a private university do कि जो उन्हें विश्वास दिला पाए कि yes, this is the one where my future or my career will be shaped up? देखिए, IIT या हम IIMs, इनकी अगर हम बात करते हैं तो एक तो बहुत ही गवर्नमेंट सपोर्टेड है 100%, फंड्स की उनके पास कोई कमी नहीं है, और उन्हें इंडिया का टॉप ब्रेन मिलता है। वो स्टूडेंट मिलते हैं जो 100%, 100%, 99% वाले होते हैं, तो उनको खाली एक शेप देनी होती है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे 80 to 90% फोकस्ड होते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि IIT में पढ़ने वाले 100 के 100% बच्चे सफल नहीं होते। डिप्रेशन का शिकार अगर सबसे ज़्यादा कोई है स्टूडेंट्स, तो बड़े संस्थानों के बच्चे ही हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे आपने अगर सुने होंगे तो बड़े संस्थानों में ये सुसाइडल केस भी होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हिंदुस्तान में तो बहुत सारी जनता है, बहुत सारा स्टूडेंट है जो अगर परसेंट भी उसका अच्छा है लेकिन वहाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो क्या उसको दूसरा संस्थान अच्छा नहीं मिलना चाहिए? ये सोच के ही हमने इन्वर्टिस खोला था कि हर स्टूडेंट को सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उनको यहाँ भी ये लगना चाहिए कि अगर मैं पेरेंट्स से दूर नहीं हूँ और मैं एक संस्थान में पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो बड़े इंस्टीट्यूशंस में मिल सकती हैं। ये सोच के ही स्टार्ट किया था हमने इन्वर्टिस, और अब मुझे लगता है कि हम सारी वो फैसिलिटी दे रहे हैं जो यहाँ आसपास तो क्या मतलब बहुत सारे मतलब हमारे तो बहुत सारे टाइप्स ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड आसपास में बात करूँ तो सिर्फ इन्वर्टिस के ही पास हैं। तो like TEDx is one of them. TEDx जो हम कर रहे हैं, TEDx अब देखिए हमारा सीज़न 2 हुआ है, लेकिन अगर पॉपुलरिटी के मैं रेशो से बात करूं तो इंडिया का द मोस्ट पॉपुलर TEDx इज़ नाउ फ्रॉम इन्वर्टिस। सीज़न 2 है जबकि, और बड़े बड़े कॉलेज हैं जिसमें DU के भी आते हैं जो 6 सीज़न कर चुके हैं। वो हमारी अगर पॉपुलरिटी रेटिंग देखें तो हमारे आधे भी नहीं हैं। तो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत शार्प हैं। स्टूडेंट अब जहाँ, क्योंकि जब उनको एक्सपोजर मिलता है तो उनको भी लगता है कि हाँ हम कुछ जो है इतिहास लिखें, तो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और उनको कॉन्फिडेंस है सफलता का। क्योंकि अगर इन्वर्टिस के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड के मैप पे अगर देखें तो हज़ारों स्टूडेंट USA में हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मुझे लगता है कि वर्ल्ड के हर कंट्री में इन्वर्टिस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और पेरेंट्स उन पे बहुत प्राउड भी करते हैं कि इन्वर्टिस हैज़ गिवन देम द पाथ फॉर सक्सेस। राइट। Okay, now in this era of artificial intelligence, where tools like ChatGPT is giving numerous benefits in the field of education, but सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि अगर बच्चा बहुत डिपेंडेंट हो जाए तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ह्यूमन इंटरेक्शन डाउनफॉल ले लेगा, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक, इज AI अ बोन और बेन टू स्टूडेंट्स? एक्चुअली इट्स मुझे ऐसा लगता है कि इट्स बोथ। क्योंकि AI जो है वो ठीक है आज की ज़रूरत भी है, लेकिन कितनी ज़रूरत है वो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट की बात करता हूँ तो अगर वो AI के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो तो लर्नर रहेगा ही नहीं, वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो किस चीज़ की किस लेवल के आदमी को ज़रूरत है, मेरे ख्याल से वो हमें सीखना पड़ेगा, तभी उसका बेनिफिट है। अदरवाइज जब हम लोग बच्चे थे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो हम आंसर्स ढूंढने के लिए ना टीचर्स पास जाते थे या अपने सीनियर्स से बात करते थे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। बट आजकल जो जनरेशन में मैं देखती हूँ, एवरीथिंग इज वन क्लिक अवे। दे डोंट गो टू पीपल, दे डोंट ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। सो डू यू थिंक इज AI हेल्पिंग देम? नो, इन दिस सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, आई थिंक AI लर्निंग के लिए
जो बेसिकली वो है क्या, कैसे यूज़ होता है, उनके लिए तो वो ठीक है। पर आप अगर उसको अपने एज एन टूल यूज़ कर रहे हो आप एजुकेशन का, तो आपकी जो बॉन्डिंग होती है या आपस में जो आपका रिलेशन होता है, पीयर रिलेशन होता है, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। वो तो आप बात ही नहीं करेंगे किसी से। बात है। और बात करते हैं तो हम ज़रूर, जब क्वेश्चन के लिए अगर मान लो हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो हमें लोगों के विचारों का भी पता लगता है। और अगर आप एआई की हेल्प ले रहे हैं तो एक ही विचार है, उसमें कोई विचार तो है नहीं, बस वो रीफ्रेमिंग हो जाती है बस, और कुछ नहीं होता। तो इसलिए अच्छा ये है, मुझे लगता है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एआई की हमारे को किस एज में और किस लेवल की ज़रूरत है। We need to strike a Yes. balance between AI and human interaction. क्योंकि अभी एआई के आपने देखा होगा, अभी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि एआई का जो यूज़ है कुछ चीज़ों में अच्छा है तो कुछ में ख़राब भी है। उन्हीं के कुछ वो बना दिए गए, मीम्स बना दिए गए, उन्हीं के फ़ोटो को लगा के तमाम एक्ट्रेसेस के बनाए गए हैं, विच वाज नॉट फेयर। बहुत अच्छे क्या बहुत ही ख़राब किया गया है। तो एआई अगर कहीं हेल्प कर रहा है तो कहीं नुकसान भी दे रहा है, काफ़ी दे रहा है। तो ये तो समझना पड़ेगा, उस पर कंट्रोल ये रखना पड़ेगा कि किस एज के लोगों को कितना एआई का यूज़ करना चाहिए। राइट। So do you get inspiration from other universities around the world? Yes, definitely. Can you share one thing which you would have redefined with your personal touch in inverters? देखिए, मैं अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से बात करता हूँ तो मोटिवेट तो हम होते ही हैं। हम जब देखते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ने आज अपनी पोजीशन कहाँ स्टैंड कर रखी है, तो पहले तो लगता था कि यार वहाँ पे तो उन्होंने 50 साल से कोई यूनिवर्सिटी चल रही है या 100 साल से चल रही है, तो 100 साल में उन्होंने जो अचीव किया है वो वी कांट अचीव इन 20 ईयर्स और 25 ईयर्स। हाँ, हो सकता है हम 100 साल वाला 50 साल में अचीव कर लें, लेकिन 50 ईयर्स तो चाहिए फिर भी। तो ये सोच के सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन आजकल की एज वो है कि एवरीथिंग नीड क्विक। तो उसके हिसाब से अगर काम करते हैं तो मुझे लग रहा है कि हम ठीक पाथ पे चल रहे हैं। क्योंकि जब इन्वर्टिस कॉलेज था और 98 में हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट ईयर का जो ब्रोशर था उसमें मैंने लिखा था कि मुझे लगता है कि आज ये कॉलेज छोटा सा मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले 10 to 12 ईयर्स में मैं इसको एक यूनिवर्सिटी में तब्दील करूँगा। ओके। हाँ, ये मेरे फर्स्ट ब्रोशर में लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है। 98 के ब्रोशर में लिखा हुआ है। और 2010 में, यानी ठीक 12 ईयर्स में, विल गॉट दी यूनिवर्सिटी बन गया। तो मुझे लगता है कि अब हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में हम वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनको ही टक्कर देंगे। हाँ, किसी छोटे मोटे को नहीं, उनको देंगे और बहुत जल्दी देंगे। So in the world of advertisement on and off social media, how does inverters reach people? देखिए, सोशल मीडिया पर आजकल तो बहुत सारे माध्यम हैं, उनसे आप अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं लोगों तक। पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे मतलब इन्वर्टिस तो जो भी अगर यूज़ करता है तो वॉट एवर ट्रू इज़ वी विल यूज़ दैट, मतलब वही हम करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। एक मिराज फ्रेम नहीं। हाँ, वो फिराज नहीं, क्योंकि अगर आप कोई फ्रेम आपने डाल के कुछ अगर दे दिया तो स्टूडेंट जब इन्वर्टिस के कैंपस में आएगा तो वो तो देखेगा कि अरे साहब ये दिखाया कुछ और गया था, यहाँ कुछ और है। Correct. तो मैं उसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ वॉट एवर यू आर गिविंग टू योर स्टूडेंट्स, यू जस्ट शो इट एंड दैट्स डिपेंड्स हाउ यू कैन शो इट इन द बेटर वे। आप उसको कितने अच्छे से दिखा सकते हो, कितना अच्छा उसको प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, उसके लिए तो ब्रेन लगाना पड़ता है। तो आप वो पूरी टीम हमारी काम करती है, तो उसके हिसाब से हम प्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से, और मतलब मुझे तो लगता है कि उसमें हमें काफ़ी सफलता मिल रही है। ओके। नाउ इन्वर्टर्स इज बीइंग वन ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ जो स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में बिलीव करते हैं एंड कर भी रहे हैं। सो जब आपके पास इतने डिफरेंट कंट्रीज से या डिफरेंट कल्चर से बच्चे आते हैं तो कोई चैलेंजेस फेस करते हो आप? हम बहुत जब हमने पहली बार स्टार्ट किया था तो यूएस से हमारे यहाँ स्टूडेंट आए थे। अब हमारे यहाँ तो वेजिटेरियन है टोटल, और ये सबसे बड़ा चैलेंज ही आ गया फूड। ओके। उन्होंने कहा वो तो डेली उनको नॉनवेज चाहिए। अब हम लोगों ने मतलब ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि हमें नॉनवेज भी सर्व करना पड़ सकता है। तो फिर हमें उनका एक होटल में अरेंजमेंट करना पड़ा
तो उनको हम डेली भेजते थे खाना खिलाने के लिए ओके। कि भाई हम यहाँ तो नहीं सर्व कर सकते, यहाँ तो आपको वेजिटेरियन, बट इफ़ यू नीड नॉन वेजिटेरियन तो आप हमें बता देना, तो हम उनको भेज देते थे। लेकिन फिर भी हमने कैंपस में अलाउड नहीं किया। और शुरू में तो लगा हमें कि ये हमारी प्रॉब्लम हो रही है। थोड़े दिन बाद, मतलब विद इन 1 मंथ, उन बच्चों ने कहना ही बंद कर दिया कि हमें नॉन वेज खाना है। दे शिफ्टेड टू वेजिटेरियन। तो वो तो एक अच्छा हो गया, बल्कि वहाँ के लोगों ने भी इस बात की काफ़ी तारीफ़ की कि बच्चे हमारे तो वेजिटेरियन हो गए। तो ये चैलेंजेस आते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं। जैसे फैकल्टी एक्सचेंज हमने शुरू किया तो फैकल्टी को भेजना था। अब किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप 4-5 महीने के लिए अपनी फैकल्टी को वहाँ भेजेंगे, आप सैलरी भी दे रहे हैं। तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोचने लगते हैं कि यार 5 महीने एक तो विदेश भेज रहे हैं, फिर सैलरी भी दे रहे हैं, और यहाँ तो पढ़ाई हो नहीं रही, तो यहाँ पढ़ाई के लिए आपको यू नीड एक्स्ट्रा टीचर्स। लेकिन अगर हम ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा सोचेंगे तो उनकी कभी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो इसलिए सोचते हुए हमने फिर टीचर्स को भी भेजा, और टीचर्स के ट्रेनिंग के हमने काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम भी कराए हैं। हाँ, जो मतलब IIT में, IIM में हमारे सारे टीचर, MDI में सारे टीचर जाके वहाँ ट्रेनिंग करके आए, 15 डेज़ 1 मंथ इस तरह की ट्रेनिंग्स करके आए हैं। क्योंकि जब उनका एक्सपोज़र बढ़ेगा तभी वो यहाँ भी एक्सपोज़र जो है उनका बच्चों को मिलेगा, सोच बढ़ती है। तो उसी एक्सचेंज प्रोग्राम से हमें बहुत बेनिफिट हुआ। और फिर स्टूडेंट जो स्पेशली गए, जो हर साल जैसे स्टूडेंट हमारे US जाते हैं, तो बहुत आसान है पैसे खर्च करके भेजना, पर दुनिया का सबसे मुश्किल काम है फ्री में भेजना। अब 5 महीने पूरा एक सेमेस्टर कोई स्टूडेंट अमेरिका में जाके फ्री पढ़ सकता है? आप सोच भी नहीं सकते। अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर वो एक सेमेस्टर बाहर कराती हैं तो 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक चार्ज करती हैं। और हम फ्री भेजते हैं। हमने एक्सचेंज प्रोग्राम ऐसे किए हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से किए हैं, नॉर्थ कैरोलिना से किया है हमने। उसमें हमारा ये है कि अगर आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो विल नॉट चार्ज एनीथिंग, इवन विल गिव देम फूड, स्टे, सब देंगे। इसी तरह हमारे स्टूडेंट को भी दीजिए। तो हमारे स्टूडेंट जाते हैं, एक भी पैसा उनका खर्च नहीं होता। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम 10 से 15 स्टूडेंट भेजते हैं तो हमारे पास डिमांड होती है 1000 एप्लीकेशंस आती हैं। सर, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी है जिसमें आप काफ़ी हेल्दी लिख रहे हैं। देखिए, मैं 100+ kg का था। ओके। और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरा इतना वेट बढ़ गया है। लेकिन एक बार जो मेरा बेटा है वो वीडियो बना रहा था, छोटा ही था बहुत, उसको पता भी नहीं था कि वो वीडियो बना रहा है। तो मुझे लगा कि क्या फ़ोन में पता नहीं क्या कर रहा है, तो मैंने देखा उसने मेरी ही वीडियो बना दी थी। मैंने देखा तो मुझे लगा, अरे यार ये तो मैं बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ। और फिर कितना हो गया, तो 105 के करीब था। दैट वाज टू मच। बस तभी से फिर थोड़ा ये हुआ कि नहीं, अब फिटनेस के प्रति काम करना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और फिर मैं स्क्वॉश खेलना शुरू किया, जिम ज्वाइन किया, फिर रनिंग करनी शुरू की। और फिर मैं 80 पे आ गया। तो आई लॉस्ट अराउंड 25 kg वेट, और अब मेंटेन कर रखा है बिटवीन 76 to 80। इट्स फिक्स नाउ। और वो है कि मतलब आपको सोचना पड़ता है। फिर आप ऐसी फील्ड में हैं, एजुकेशन में हैं, और अब तो पॉलिटिक्स में भी हैं, तो हर एज का जो आदमी है, वो इंसान है, वो आपको देखता है, तो आपसे ही तो मोटिवेट होता है। और आप ही अगर अच्छे नहीं दिखेंगे या आप ही फिट नहीं होंगे तो दूसरों को फिट कैसे करेंगे? तो मैं तो लोगों को बता देता हूँ, अगर आप फिट हैं तो आप हिट हैं। फिट है तो हिट है। राइट। नाउ वन क्वेश्चन टू द मेयर ऑफ बरेली। इन द पास्ट 7-8 years हमने काफ़ी सारे प्रोग्रेस देखी है बरेली में, वेदर इट्स अबाउट हर घर जल योजना या लाइटिंग अप द स्ट्रीट्स या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। But apart from all this, what is that one project in your mind which could be not challenging at this particular moment? देखिए, बरेली मैंने बताया था आपको कि छोटा सिटी है, इसको छोटे से बड़ा करना सबसे पहला तो वो चैलेंज था। मुझे लगता है कि मैंने वो पिछले 5 सालों में यहाँ करके दिखा दिया है। अब यहाँ लोगों को चौड़ी रोडों की आदत हो गई है। अब लोगों को लगता है कि हाँ चौड़ी रोड है, अब लोगों को लाइट दिखती है। पहले अंधेरे में बरेली दिखता था, अब हर जगह लाइट है।
अब तो लोग ये कहने लगे सब गलियाँ, छोटी गलियाँ, जैसे हमने काफ़ी मतलब 70% से ज़्यादा गलियाँ हमने बनवा दी हैं और जो 30% है वो 2 साल में बना देंगे। लेकिन उसके अलावा क्या बरेली में क्या बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ सकते? बरेली में अच्छे प्रोजेक्ट नहीं आ सकते? तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी मतलब बहुत सारे सरप्राइज़ हो जाएंगे अगर मैं बता दूंगा। एक सरप्राइज। देखिए अभी हमारा एक बहुत अच्छा हम संजय कम्युनिटी हॉल है उसके बराबर में एक तालाब है जिसको हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर बनाया है और बहुत ही शानदार उसको बनाया गया है कि अगर वहाँ जाके लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं तो उनको ये अगर वो दिखाते हैं तो किसी को ये यकीन नहीं होता कि ये बरेली में है। ओके। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको एक बेहतरीन मतलब इंडिया का बहुत अच्छा सा वहाँ पर एक फूड कोर्ट लाया जाए जिसमें जो टोटल बड़े ब्रांड हैं जिनको हम कहते हैं कि ये शायद बरेली में आ नहीं सकते, चाहे वो स्टारबक्स है या हल्दीराम है या मैकडोनल्ड है, चिलीज़ है, इस तरह के जो ब्रांड हैं बड़े ब्रांड हैं उनको वहाँ लाया जाए क्योंकि बरेली की स्पेंडिंग पावर कम नहीं है। स्पेंडिंग पावर है, वो जाके एनसीआर में जाके खर्चा करते हैं। मैंने देखा है यहाँ पर लोग लंच करने गजरौला चले जाते हैं, भीमताल चले जाते हैं कि साहब आज हम लंच पे जा रहे हैं, शाम को लौट आते हैं। तो जब इतना खर्च वो कर सकते हैं तो यहाँ भी अगर ये फैसिलिटी मिल जाएंगी तो वो लोग करेंगे। तो बहुत जल्दी 2024 में ये एक सौगात बरेली को मिलने जा रही है। ओके, सो एक्साइटेड अबाउट इट। ओके, सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। Few questions for the rapid fire. One ZZ slang that annoys you the most. एक्चुअली स्लैंग अब लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं कुछ भी, अब मुझे तो कई बार ये ढूंढना पड़ता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। लोग इतने बस कुछ भी लिख देते हैं। तो आजकल जो है वो स्लैंग कहिए उसको और वो शॉर्ट वेरी शॉर्ट फॉर्म, वो हाउ आर यू तो लिखते ही नहीं है, HRU लिख देते हैं। Okay. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हालांकि मुझे लगता है कि ये उनको फास्ट शायद दे रही होंगी लेकिन उससे उनकी ही लैंग्वेज भी ख़राब हो रही है। तो मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए। हाँ, और जितना ज़रूरी हो ठीक है, GN समझ में आता है, गुड नाइट है। हाँ, लेकिन जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज़ करें तो मुझे लगता है ज़्यादा ठीक है, वरना मुझे लगता है कि थोड़ा annoying actually. How do you spend your weekends? Weekend working for people. Working. Okay. मेरा कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर वीकेंड कोई हॉलिडे नहीं है। मैं तो अब क्योंकि पब्लिक सर्वेंट हो गया हूँ मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो छुट्टी लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा काम करना पड़ेगा, तो बस समय निकालना पड़ता है। और समय आप परिवार है तो समय तो आपको देना ही है, तो समय निकालते हैं। लेकिन पहले जितना निकाल पाते थे अब उसका शायद 20% भी नहीं निकाल पाते। लेकिन फिर भी आई ट्राई के कोशिश मैं करता हूँ कि शाम को या रात को या जितना भी, चाहे हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो भी समय मिल सके वो फैमिली के साथ गुजारूँ। पर ऐसा फिक्स नहीं है कि वीकेंड ही होगा, हाँ कुछ भी हो सकता है। ओके, सो एनी हिडन टैलेंट और हॉबीज दैट माइट सरप्राइज योर फॉलोअर्स? मुझे लगता है कि फॉलोअर्स मेरे जानते होंगे क्योंकि मैं पोस्ट करता रहता हूँ। मैंने क्रिकेट बहुत खेला है और अभी भी खेल लेता हूँ, कभी भी खेल लेता हूँ, लोग जानते हैं। और मैं थोड़ा फिटनेस फ्रीक भी हूँ तो मैं थोड़ा जिम में भी चला जाता हूँ। तो बस बाकी और कोई ऐसा टैलेंट। आप शायर भी तो हैं। हाँ, कभी कभी वो भी मैं बता रहा हूँ वो भी है। कभी कभी कुछ लिख भी लेते हैं, कुछ सुना भी देते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन पर्टिकुलर कोई फिक्स ऐसा नहीं है क्योंकि मैं मल्टी डायमेंशनल पर्सन हूँ। हर चीज़ को मैंने एक्सप्लोर किया है, हर खेल को भी खेला है, तो इसलिए। Now, if you could possess any superpower, what would it be? सुपर पावर अगर मिले तो तब I love to do something for happiness of all. Okay.
ऐसा कुछ। मैजिक ऑफ हाँ, हैप्पीनेस। मैजिक, वो मैजिक वॉन्ड होता है ना जिससे, हाँ जी। हाँ ऐसा हो जिससे सब खुश हो जाए, पूरी दुनिया खुश हो जाए। ओके, ऐसा। नाइस। नाउ योर गो टू कंफर्ट फूड। Comfort food, my best food which I like most is the coffee. Coffee. Okay. Now, if you could have dinner with any historical figure, who would it be and why? It would be our honorable prime minister. Okay. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को सुना है, पॉलिटिकली भी सुना है, पर जितना जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, हर उस छोटे व्यक्ति के बारे में, मुझे तो ये कई बार सोचता हूँ मैं बैठ के कि उनको इतनी जानकारी कैसे हो जाती है। जैसे स्वनिधि एक योजना उन्होंने चलाई, जो हमारे ठेले वाले हैं, जो फड़ लगाते हैं, अब उनको 10-10 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, आप यकीन मानिए जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो महाजन से 10 हज़ार रुपये लेते थे और 10 हज़ार में 1 हज़ार रुपये वो पहले काट लेता है, फिर कहता है 100 रुपये रोज़ दो। तो वो कमाते किसके लिए हैं? उसी के लिए कमाते हैं, जो ब्याज पे पैसा ले रहा है उसके लिए कमाते रहते थे। अब उनको इतनी बड़ी सौगात दे दी कि 10 हज़ार रुपये उनको बिना किसी गारंटी के सिर्फ आधार कार्ड दीजिए तुरंत ले लीजिए, और मतलब उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं, ख़त्म, मतलब इतना बड़ा, और 10 हज़ार जमा कर देते हैं, 20 हज़ार ले लीजिए, 20 हज़ार जमा कर देते हैं, 50 हज़ार। तो उनको एज एन प्राइम मिनिस्टर इतना तक पता है कि छोटे आदमियों की क्या परेशानी है। तो मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया आदमी कोई हो नहीं सकता है जिनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। Thank you so much for your time, sir. Hoping to learn a lot from you in coming future. Sure, definitely, and nice talking to you. Thank you so much. Sir, I've got this book for you. It's a book on Japanese concept, Okay. which helps you to strike balance in your professional and personal life. Thank you very much. Thank you. Don't forget to subscribe to our YouTube channel and also follow us on all the other social media platforms.